नमस्कार। हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। यह एनसीईआरटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, समस्त बोर्ड के लिए, टीजीटी, पीजीटी, नीट एग्ज़ाम और सभी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक अपना, लवक अर्थात प्लास्टिड। लवक को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। तो ये लवक जो है प्लास्टिड होती है, सभी प्लांट सेल में तो पाई जाती है। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा किस में पाई जाएगी? प्रोटोजोआ में स्पेशली किस में? यूग्लिना में पाई जाती है। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। तो लवक चूँकि बड़े होते हैं तो इसको हम सूक्ष्मदर्शी से बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं, जो पिगमेंट के कारण ही क्या होते हैं? विभिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली पिगमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट, स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट। तो स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट वही पिगमेंट यानी वर्णक होता है, उसी के कारण पौधे का रंग क्या होता है? अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। तो अभी हमने बताया जो पिगमेंट हैं, वर्णक हैं, जो पिगमेंट हैं उसी पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को क्या होते हैं? कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व आवर्णी लवक। हरित लवक मीन्स क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक मीन्स क्रोमोप्लास्ट, आवर्णी लवक मीन्स ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में याद रखिए क्लोरोफिल यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों प्रकार के पिगमेंट्स मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है कि ये जो लाइट एनर्जी है इसको क्या करता है? इंट्रैप कर लेता है, और इंट्रैप करके क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। वर्णी लवक में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य प्रकार के दूसरे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्णी लवक को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी लवक में वसा विलेय कैरोटीनॉइड होता है, यानी फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल या दूसरे कुछ और, जिसके कारण से प्लांट्स में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण ही क्या होते हैं? पौधों का रंग, पादपों में जो रंग दिखाई देते हैं पीले, नारंगी, लाल रंग के, वो उसी के कारण होते हैं, उसमें उपस्थित कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक मीन्स यहाँ पे क्या? ल्यूकोप्लास्ट। आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो आवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? रंगहीन। आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस यानी रंगहीन क्या होते हैं? ये प्लास्टिड होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है कि ये फूड को स्टोरेज का काम करता है, याद रखिएगा, स्टोरेज का काम करता है, खाद्य पदार्थ को संचित रखने का कार्य करता है।
मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा। प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो ये जो आवर्णी लवक है यानी ल्यूकोप्लास्ट है, यह 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे मंड लवक, इसका मतलब एमाइलोप्लास्ट। और यहाँ पे तेल लवक का मतलब यहाँ पे हुआ इलियोप्लास्ट, ELAI इलियोप्लास्ट। और यहाँ पर प्रोटीन लवक मीन्स एल्यूरोप्लास्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आवर्णी लवक है यानी ल्यूकोप्लास्ट है, उसमें देखिए यहाँ 3 तरह के यहाँ खाद्य पदार्थ को संचित करता है। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट तो मंड लवक, तो मंड लवक में मंड यानी स्टार्च का स्टोरेज होता है, स्टार्च का स्टोरेज होगा यानी मंड का, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये संचित होता है जैसे कि आलू में। तेल लवक यानी इलियोप्लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे फैट और आयल यानी तेल और वसा का स्टोरेज होता है। एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीन लवक में क्या होगा, प्रोटीन का स्टोरेज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ फिर से देख लें, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरह के स्टोरेज होते हैं। यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मीन्स मंड लवक, एलियोप्लास्ट मीन्स तेल लवक, एल्यूरोप्लास्ट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन लवक। एमाइलोप्लास्ट यानी मंड लवक मंड का संचित करता है यानी स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करता है जैसे कि आलू। तेल लवक में तेल और वसा का स्टोरेज होता है। प्रोटीन लवक में प्रोटीन का स्टोरेज होता है। हर पौधे में अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखें यहाँ पे हरे पौधों में अधिकतर हरित लवक पाई जाती है और हरित लवक जो होती है यानी क्लोरोप्लास्ट होती है, वो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होती है पर्णमध्योतक कोशिकाओं यानी मीजोफिल सेल में क्या होती है, पाई जाती है। मीजोफिल सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये देख लें, ये लीफ का पत्ती का यहाँ पे टीएस है और इसमें देखें यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे देखिए मीजोफिल सेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मीजोफिल, जिससे पैलिसेड मीजोफिल सेल है, यहाँ पे भी मीजोफिल है, ये स्पंजी मीजोफिल सेल है। इसका शेप देखिए इस तरह है और यहाँ पे ये है। तो अलग अलग टाइप के ये सेल हैं और इनमें देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डाटा डी दिया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है। देखें यहाँ पे यही लिखा है कि हरे पौधे में अधिकतर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार, अभी आपको हमने दिखाया, गोलाकार, चक्रित, फीते के आकार के अंगक होते हैं। अभी जस्ट हमने अभी दिखाया आपको, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमोडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका मध्योतक कोशिका हो सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि क्लेमोडोमोनास की हम बात करें यहाँ पे, जो कि ग्रीन एल्गी है क्लेमोडोमोनास, इसमें क्या होते हैं, एक ही यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पर और भी कोशिकाएं हैं, तो उसमें यहाँ बता रहा है 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्योतक, यानी यहाँ मीजोफिल सेल्स हैं। तो मीजोफिल सेल्स जो है और कोशिकाओं में यहाँ पे देखिए 20 से 40 प्रति कोशिका मीजोफिल सेल्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, सूत्रकर्णिका की तरह हरित लवक
द्विझिल्ली युक्त होते हैं। सूत्रकण का यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था आपको डबल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन ये भी होता है। हरित लवक भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। दोहरी झिल्ली इसमें भी होती है डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या होगा, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन यानी द्विझिल्ली होती है। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम होती है। तो यहाँ पे करें कि जो भीतरी झिल्ली है, एक बाहर है और एक अंदर, जो अंदर वाली झिल्ली है यहाँ पे ये कह रहा है कि कम पारगम है, यानी ये लेस परमिएबल है, लेस परमिएबल होता है, परमिएबल होगा, लेस परमिएबल होता है। याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है कि जो बाहर वाली झिल्ली की तुलना में जो अंदर वाली झिल्ली है ये क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, यानी कम पारगम होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। तो जो अंतः झिल्ली होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अंतः झिल्ली होती है, इसके अंदर क्या होती है, ये क्या होती है, पीठिका यानी स्ट्रोमा होती है। क्या होती है, भीतरी जो भीतर के स्थान को, जो इसके अंदर के स्थान को, उसके स्थान को हम क्या बोलते हैं, पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। तो ये जो अंदर वाली संरचना है, जो खाली स्थान है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पीठिका यानी स्ट्रोमा, इसमें देखेंगे कि एक थैलीनुमा चपटा झिल्ली युक्त संरचना होती है। यहाँ पे देखिए, ये जैसे झिल्ली चपटा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड बोलते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति के ढेर के रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो थैलाकॉइड होते हैं ये सिक्के की भांति यहाँ पे क्या होती हैं, ढेर की तरह लगी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेना। इन सब को क्या मिला लेते हैं, कहते हैं ग्रेना। क्या बोल देते हैं, ग्रेना। तो जब थैलाकॉइड क्या होते हैं, ढेर सारे यहाँ पे ढेर सारे भांति क्या होते हैं के रूप में मिलते हैं, जब एक ढेर बना लेते हैं थैलाकॉइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, या अंतर्ग्रेना थैलाकॉइड भी कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलाकॉइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पट्टिलिकाएं कहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए कि जो थैलाकॉइड है, जो ढेर के समान है, ये थैलाकॉइड है ढेर के समान, इनके बीच में देखिए एक क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत से यहाँ पे पतली और झिल्ली नुमा, यहाँ पे देखिए क्या होती है, चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पीठिका पट्टिलिकाएं, यानी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। ये क्या करते हैं, थैलाकॉइड्स को आपस में क्या होती हैं, जो ग्रेना के जो थैलाकॉइड होते हैं, इनको आपस में जोड़ती हैं। थैलाकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। और जो थैलाकॉइड की झिल्ली होती है, एक रिक्त स्थान को यहाँ पे क्या होते हैं, घेरे रहती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवकाशिका कहते हैं, यानी इनक्लोज स्पेस कहते हैं। हरित लवक की पीठिका यानी स्ट्रोमा में बहुत एंजाइम मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये पीठिका है यानी स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रोमा में ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत से एंजाइम मिलते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हो गया, द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है।
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? राइबोसोम भी मिलते हैं। हरित लवक थैलाकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम से छोटा होता है। तो यहाँ पे हरित लवक में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होता है। 70S जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है भी, और ये 50S और 30S में क्या होती है? यहाँ पे टूट जाती है ये। और ये क्या होती है? ये छोटा होता है। इसमें जो हरित लवक में जो 70S राइबोसोम होती हैं वह छोटा है किसके कंपेयर में? कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोसोम। तो कोशिका द्रव में जो उपस्थित राइबोसोम है उसके कंपेयर में यह हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम क्या है? छोटा है। और हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S है कंपेयर टू कोशिका द्रव्य। यहाँ पे 80S राइबोसोम है, ये 60S प्लस यहाँ पे 40S में ये टूट जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे राइबोसोम्स यानी जॉर्ज पायलेट 1953, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, जॉर्ज पायलेट 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। तो सबसे पहले राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पायलेट, और 1953 में इन्होंने देखा। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? तो राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसमें खास बात यह है कि किसी भी झिल्ली से ये घिरे नहीं होते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट हमने बात किया कि राइबोसोम्स में 2 यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। तो पहले ये बात यहाँ समझिए कि जो यूकैरियोट में राइबोसोम होते हैं वो क्या से होते हैं? 80S। तो जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वो किसमें टूटेंगे? यहाँ पे 60S और 40S में टूट जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ पे 70S। क्या होते हैं? 70S। और ये किस में ब्रेक करेंगे? 50S प्लस 30S में ये ब्रेक कर जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी व छोटी उप इकाइयाँ होती हैं। तो जब ये जो राइबोसोम होते हैं इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है। यस का अर्थ होता है यहाँ सेड वर्ग इकाई यानी सेड वर्ड यूनिट होता है। क्या होता है? यस एक यूनिट है, उसका नाम है सेड वर्ग यूनिट। सेड वर्ग यूनिट है जो कि क्या होता है? अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अवसादन गुणांक का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एक्चुअली क्या है ये? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होती है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को प्रदर्शित करता है। यानी इसकी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो इसके जो सेगमेंट होते हैं वो डेंसिटी यानी उसके आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं? 60 और 40S और 50 और 30S इसमें हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसका सेंट्रीफ्यूग होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? डेंसिटी और आकार के कारण क्या होते हैं? ये 50S और 30S में ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे 60S और 40S में। दोनों 70S और 80S राइबोसोम 2 इकाइयों से बना होता है। नाउ नेक्स्ट साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन। अगला टॉपिक है हमारा साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन।
प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका वथ तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिका द्रव है, जो साइटोप्लाज्म है, तो उसमें क्या होती है कि प्रोटीन की बनी हुई बहुत से क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम जालिका वथ तंतु होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन बोलते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य, जैसे इनके कार्य क्या हैं, यानी कोशिका में जो पाए जाते हैं ये साइटोस्केलेटन, इसके कार्य क्या हैं, यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट करना, गति देना, कोशिका के आकार को बनाए रखना, उसके शेप को वैसे ही बनाए रखना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है पक्षमाभ व कशाभिका, यानी पक्षमाभ को सीलिया या फ्लैजलम, यानी कशाभिका को फ्लैजलम कहते हैं। सीलिया या फ्लैजलम एंड फ्लैजलम। पक्षमाभिकाएं व कशाभिकाएं रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सिलिया और फ्लैजिला है, ये क्या होती हैं, जो कोशिका झिल्ली होती हैं, कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होती हैं, ये रोम की तरह ये पाई जाती हैं, और उसका क्या होता है, क्या होती है, पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या होती है, यहाँ पे अपवृद्धि यानी आउट ग्रोथ होती है। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। तो पक्षमाभ क्या होती है, छोटी संरचना होती है। पक्षमाभ क्या होती है, यानी सिलिया एक छोटी सी संरचना होती है, चप्पू की तरह होती है, जैसे नाव में चप्पू होता है उसको चलाने के लिए, वैसे ही छोटी सी संरचना होती है जो कोशिका को और उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक होती है। तो ये खास बात है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये सिलिया होती है, ये सिलिया उस कोशिका को गति देती है और उसके चारों तरफ जो पाए जाने वाली जो द्रव हैं उसको गति देती है। कशाभिका यानी फ्लैजिला जो होती हैं, फ्लैजिला, कशाभिका यानी फ्लैजिला अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक होते हैं। तो ये याद रखना है कि जो कशाभिका है यानी फ्लैजिला, ये जो सिलिया है उससे क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, और ये फ्लैजिला होती हैं कोशिका के गति में सहायक होते हैं। बल्कि जो सिलिया था वह कोशिका के गति में सहायक था, उसके साथ साथ कोशिका के पाए जाने वाले जो द्रव हैं उसके चारों तरफ, जो सिलिया के तरफ जो पाए जाने वाले जो द्रव हैं उस द्रव की गति के लिए भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है। तो जो प्रोकैरियोट में पाए जाने वाली जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उसमें क्या पाई जाती है, कशाभिका यानी फ्लैजिला, वो क्या होती है, संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका यानी फ्लैजिला से क्या होती है, डिफरेंट होती, भिन्न भिन्न होती है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होती है, डिफरेंस होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीवद्रव झिल्ली से ढके होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यह पाया गया कि जो सिलिया और फ्लैजिला होती हैं वो जो जीवद्रव झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या होते हैं, ये ढके होते हैं। और इनके कोर को याद रखिएगा, इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। अक्ष सूत्र कहते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जो इनके जो कोर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्ष सूत्र, या हम बोलते हैं एक्सोनीम। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं।
एक्सोनीम या अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विआरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर देखें ध्यान से। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अक्ष सूत्र है, जो एक्सोनीम है, जो इसका कोर है, एक्सोनीम जो है, इसमें एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलता है केंद्र की तरफ। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे एक जोड़ा क्या होती है, यहाँ पे सूक्ष्म नलिका मिलती है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। सूक्ष्म नलिका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिल रही है और इसके परिधि पे देखिए ये जो रेडियल यहाँ पे परिधि है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 द्विक आर्य परिधि, यानी यहाँ पे देखिए द्विक का मतलब यहाँ पे डबलेट। इसको यहाँ पे फिर से देख लें। यहाँ पे देखिए ये देखिए 1 2, तो 2 का 1 हो गया, यहाँ पे एक जोड़ा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे द्विक हो गया। और कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 द्विक आर्य परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, यानी ये बाहर की तरफ, यानी ये परिधि की तरफ क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कौन? सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 तो सेंटर में हैं, लेकिन जो 9 हैं वो पेरीफेरी के तरफ हैं, लेकिन वो जो 9 हैं वो किस में हैं, वहाँ वो डबलेट फॉर्म में है। किस में है? डबलेट फॉर्म में, डबलेट में है। इसलिए यहाँ पे देखिए अक्ष सूत्र जो है, यानी एक्सोनीम जो है, यहाँ पे एक्सोनीम यहाँ पर देख लें कि सूक्ष्म नलिकाओं में इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये कितना हो गया, इसका जो अरेंजमेंट होगा 9+2। 9 क्या हो, पेरीफेरी की तरफ, और 2 क्या हो गया यहाँ पे सेंटर की तरफ हो गया। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एक एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्वीप के प्रत्येक नलिका को आर्य दंड द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो केंद्रीय नलिका है, यानी यहाँ पे केंद्रीय जो नलिका है सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, एक ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक आवरण, एक लेयर के द्वारा क्या होते हैं, ये ढके होते हैं, जो परिधीय द्वीप के प्रत्येक नली के आर्य दंड द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परिधीय यहाँ पे द्वीप है, यानी जो डबलेट है, जो पेरीफेरी की तरफ क्या है, यहाँ पे डबलेट हैं, तो के प्रत्येक नलिका को आर्य दंड द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्य दंड द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे देखें, इस प्रकार 9 आर्य तान यानी छड़ बनती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आर्य तान यानी छड़ बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने जो बताया है यही यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे है। केंद्र ये सूक्ष्म नलिका यानी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, आर्य दंड है, यहाँ पे देखिए केंद्रीय यहाँ पे शीथ है, केंद्रीय शीथ ये हो गया, ये परिधीय सूक्ष्म नलिका हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए जो पेरीफेरी की तरफ है, ये जीवद्रव्य झिल्ली है, और ये अंतर द्विक सेतु है यानी ब्रिज है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है। परिधीय द्वीप सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पश्चाभ और कशाभिका यानी सिलिया और फ्लैजिला तारक केंद्र सदृश रचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारी काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आधारी काय कहते हैं, यानी बेसल बॉडीज कहते हैं। अब आगे देखें यहाँ पे तारक काय व तारक केंद्र
यानी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तारककाय यानी सेंट्रोसोम वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है। यानी जो ये तारककाय है यानी सेंट्रोसोम है, ये बताया जा रहा है कि दो सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, उन्हीं को हम यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र कहते हैं। यह आकृष्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा रहता है। तो जो तारक केंद्र है, जो तारककाय के अंदर जो दो बेलनाकार संरचना है जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं, इसके अंदर क्या होती है परिकेंद्रीय आकृष्टलीय परिकेंद्रीय द्रव पाया जाता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो तारककाय है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे से लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री बनाता है, लंबवत होती है, लंबवत स्थित होती है। जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। जैसे बैलगाड़ी के पहिया होता है उसी प्रकार क्या होती है, इनकी क्या होती हैं अरेंजमेंट होती है, और उसी प्रकार से ये एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित प्रधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। यानी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन फाइब्रिल है, उसके बने होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तारक केंद्र है यानी सेंट्रियोल है, ये संख्या में 9, याद रखिएगा संख्या में 9 है, और ये समान दूरी यानी प्रधि से क्या होती है, ये जो प्रधि है प्रधि से ये समान दूरी पर होती है, और ये संख्या में क्या होती है, ये 9 होती है। और किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की ये बनी होती है, यानी ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स की बनी होती हैं। और प्रत्येक प्रधीय सूत्रक एक त्रिक में होते हैं, यानी ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में। देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या था, जो सिलिया और फ्लैजलम क्या था डबलेट के फॉर्म में, वही क्या है ट्रिपलेट के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर को देख लें, देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए ट्रिपलेट के फॉर्म में, जो ये पेरीफेरी की तरफ है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, और एक दूसरे से यहाँ पे क्या होते हैं लंबवत यहाँ पे हैं, और बीच में क्या है यहाँ पे हब होता है, यानी सेंट्रल रॉड हम जिसे कह सकते हैं, और यहीं पे आकर क्या होते हैं ये 9, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9 स्पोक्स, यहाँ पे ये धागे जैसे संरचना है ये मिली होती है, 9 स्पोक होते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पेरीफेरी की तरफ होते हैं। देखें ठीक, तो तारक केंद्र संख्या में 9 अभी हमने दिखाया, समान दूरी पर स्थित होते हैं, और ये ट्यूबुलिन फाइबर से बने होते हैं। ट्यूबुलिन याद रखना है, ट्यूबुलिन फाइबर के बने होते हैं। प्रत्येक प्रधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, त्रिक का मतलब अभी हमने होता है ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट 3-3 में होंगे, और 5 के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। अभी हमने बताया बीच में क्या होती हैं, यहाँ पे धुरी होगा यानी हब, और यह प्रधीय त्रिक नलिका से प्रोटीन के बने हुए आरीय दंड होते हैं, यानी स्पोक होते हैं। यानी ये अभी हमने बताया कि ये जो धुरी होगा, ये धुरी, और इससे ये देखिए धागे जैसे जैसे संरचनाएं निकलती हैं, 9 निकलती हैं, 9, जिसे हम क्या बोलते हैं दंड यानी स्पोक। अभी हमने दिखाया यहाँ पे स्पोक होते हैं।
यहाँ पे देख लें एक बार फिर, ये देखिए स्पोक है यहाँ पे, देखिए ये जिसे आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दंड बोल रहे हैं, और यहाँ पे हब यानी ये वाला हिस्सा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, धुरी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये 3-3 के फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में ये होते हैं, और कुल मिला के कितने हैं, ये 9 हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसका अरेंजमेंट होता है यहाँ पे जो तारककाय में जो जो सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल है 9+0 का, क्योंकि बीच में 0 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, और 9 पेरीफेरी की तरफ है यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल। तारक केंद्र पश्चिमाभ हुआ कशाविका का आधारी काय बनाता है, और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, यहाँ पे सेल डिवीजन का कार्य करता है। कौन? एनिमल सेल में, याद रखिएगा, एनिमल सेल में सेल डिवीजन का काम करता है, और ये स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है, स्पाइंडल फाइबर बनाता है। जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें फाइबर बनती है, स्पाइंडल फाइबर, तो उसको भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब हम लोग MCQ को स्टार्ट करते हैं, जो NCERT के बेस पे जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिड। इसमें से जो कौन कलरलेस प्लास्टिड है, यानी जो यहाँ पे प्लास्टिड है, यहाँ पे क्या है, वो कलरलेस है, यानी जिसमें कोई कलर नहीं पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा यहाँ पे, जो क्या होगा वो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस था, आवर्णी लवक था। क्या था? आवर्णी लवक, यानी प्लास्टिड मीन्स लवक यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, which प्लास्टिड स्टोर स्टार्च। इसमें से कौन सा लवक है जो कि स्टार्च को स्टोर किए रहता है, यानी मंड को क्या करता है, स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट, अब हमने बताया था, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या? तो एमाइलोप्लास्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट यानी इसको हम कहते हैं मंड लवक, और ये क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट ये क्या होता है कि इसको हम तेल लवक बोलते हैं, तेल लवक बोलते हैं, और ये क्या करता है कि फैट और ऑयल को क्या करता है, स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट इसको प्रोटीन लवक बोलते हैं, प्रोटीन लवक, और ये प्रोटीन को स्टोर करता है। थर्ड क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अभी हमने बताया कि सिलिया और फ्लैजेला जो होते हैं, यहाँ पर इसका पैटर्न की बात हो रही है कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे 9+0, 9+1, 9+2, 9+3, कौन सा होगा, 9+2। अभी हमने बताया कि बीच में जो माइक्रोट्यूबुल सेंटर में, और 9 क्या होते हैं, पेरीफेरी पर होते हैं। ठीक है, ठीक, और होते हैं, ठीक, इसलिए 9+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट। किसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट पाया जाता है। तो अभी हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, तो किसमें नहीं पाई जाती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूबुल तीनों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। द कोर स्ट्रक्चर ऑफ सिलियम एंड फ्लैजेलम। जो सिलिया और फ्लैजेला है उसका जो कोर स्ट्रक्चर है उसको हम कहते क्या हैं, एक्सोनियम। क्या कहते हैं, एक्सोनियम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइबोसोम्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच सेलुलर प्रोसेस। किस प्रोसेस के लिए राइबोसोम्स यहाँ पर
रिस्पॉन्सिबल है। तो याद करिए राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर, क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स, 70s। अभी हमने बताया 70s क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यानी 50s प्लस 30s में टूटता है। और 80s किस में होता है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट में होगा। और ये क्या होगा 60s प्लस 40s में ये ब्रेक करता है। इन सेंट्रियोल व्हिच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या है सेंट्रियोल में। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा 9 ट्रिपलेट, क्या बताया था हमने 9 ट्रिपलेट, यानी पेरीफेरी की तरफ देखिए 3-3 का क्या था ट्रिपलेट था, 3-3 का ट्रिपलेट था। तो ऐसे कितने थे 9 थे, कितने थे ऐसे 9 थे। और इसलिए क्या है यहाँ पे 9 ट्रिपलेट। थैंक यू।